आओ बहू आओ, तुम्हारा नए घर में स्वागत है। भगवान तुम्हारी जोड़ी को सही सलामत रखे, तुम्हारे सुहाग को सदा आशीर्वाद दे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे घर में बहू आ गई है, लक्ष्मी आ गई है। मेरा मन तो बहुत खुश हो चुका है। बस अब तो मेरी भगवान ने दिली इच्छा पूरी कर ली। चाहे भगवान अब मुझे ले जाए, अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। बेटा और बहू, आप दोनों अपनी सास ससुर का आशीर्वाद ले लो। जी पिताजी। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे, दोनों खूब सुखी रहो, एक दूसरे का हर पल साथ दो। भगवान मेरी बस यही प्रार्थना है, आप दोनों का साथ बनाए रखे। आओ बेटा, आप दोनों चल के आराम कर लो, बहुत थक गए होंगे। बहू, ये तुमने क्या पहना हुआ है? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसे कपड़े पहनना मना है और सर में पल्लू रखना चाहिए। अब तुम्हें पता नहीं है तो कम से कम तुम्हारा पति तो तुम्हें बता देता। सही बात है, ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। बबलू, क्या तुमने बहू को नहीं बताया कि हमारे यहाँ किस तरह से रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं? पिताजी, इसमें बुराई क्या है? क्या पहना हुआ है ऐसा जो आप लोगों को शर्म आ रही है? सूट सलवार तो पहना है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझे सोच, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या पहना है मैंने ऐसा जो आपको शर्म आ रही है? मैं तो जींस भी पहनती हूँ, टी-शर्ट भी पहनती हूँ, मिड्डी भी पहनती हूँ, शॉर्ट्स भी पहनती हूँ। तब अगर आप मुझे उन ड्रेस देंगे तो क्या हाल होगा? सोचा कभी? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बबलू, समझा दे अपनी बीवी को, ऐसा नहीं चलेगा। जोरू को गुलाम बनने की कोशिश मत कर। समझाना उसे नहीं, समझना आप लोगों को है। आप समझो तो ठीक, नहीं तो वो तो ऐसे ही पहनेगी जो उसकी मर्जी होगी। बहू, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। शायद शादी की तैयारियों में मुझे लगा मैंने कोई भारी सामान उठा दिया और मुझे बहुत बुखार भी हो रहा है। बहू, ये तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या क्या तुम ऐसे करो, मेरे लिए थोड़ा खिचड़ी बना देना और अपने ससुर जी के लिए 4 रोटी डाल देना। ऐसा है अम्मा, मुझे कुछ रोटी बनाना नहीं आता और ना मुझे खाना बनाना आता है। ठीक है, मैं तो अपने लिए बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ। अगर आपको खाना है तो ठीक, वरना भूखे सो जाइए। बहू, मेरी हालत ठीक नहीं है, शायद मुझे बहुत बुखार आ रहा है, मुझे चक्कर से भी आ रहा है। क्या मैंने इस दिन के लिए अपने बेटे की शादी कराई थी कि 2 रोटी भी ना मिल पाए? इससे अच्छा तो पहले ही था, जैसा भी था। पर ऐसे टाइम पे तेरे ससुर और मेरा बेटा दोनों मिलकर खाना बना लेते। पर आना तो बेटा है पास पे और ना बहू, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, हम भूखे रह जाएंगे। अपने को ज़्यादा समझते हो। बस बहू आई नहीं और नखरे शुरू। मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी, हम महीने भर के लिए घूमने जा रहे हैं। हम गोवा की साइड जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना। बेटा, इस समय मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अगर चाहो तो अगले हफ्ते चले जाना। मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और तेरे पिताजी को किचन का काम संभालना नहीं आता। हम लोग कैसे ये सब करेंगे? बेटा प्लीज अगले हफ्ते चले जाना। नहीं मम्मी, हमें बार छुट्टी थोड़ी मिलेगी। मुझे फिर उसके बाद ऑफिस भी जाना होता है। हम जा रहे हैं। बाय बाय मॉम, हम चले गए। सुनते हैं, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसको अकल नहीं है। मैं शायद नहीं बचूंगी। आप अपना ध्यान रखना, आप अपना ख्याल रखना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ललिता, ललिता ऐसे मत बोलो ललिता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? बेटे का क्या सहारा, देख तो लिया तुमने। धोखेबाज बेटा धोखेबाज होता है। बहू के आने के बाद उसके रंग ढंग सब बदल गए। ललिता, मैं तुम्हारे बगैर अपने आप को कैसे संभालूंगा? इस उम्र में हम दोनों ही तो एक दूसरे का सहारा था। ललिता, तुम इस तरह से नहीं जा सकते। नहीं 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 ललिता, नहीं ललिता, ललिता तुम मुझे छोड़ के चली गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ललिता, ललिता मैं कैसे रहूंगी? ललिता। वकील साहब, मैं भारी मन से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरी वसीयत को आप प्लीज़ चेंज कर दीजिए। मैंने पिछले बार ही अपने बेटे के नाम अपना सब कुछ लिखा दिया। प्लीज़ आप उस वसीयत को चेंज कर दीजिए। क्यों क्यों लाला जी, आपने तो अपने बेटे के नाम पे ही सारी संपत्ति कराई थी ना। आपका तो इकलौता बेटा है। जी, वही सोच के मैंने सबसे बड़ी भूल कर दी। प्लीज़ आप उसको संपत्ति को किसी ट्रस्ट में दे दीजिए, पर मेरे बेटे के नाम पे एक फुट कौड़ी नहीं मिलनी चाहिए उसको। ऐसा क्यों लाला जी? ये साहब,
आप तो जानते ही मेरी पत्नी का भी देहांत हुआ है। आपको इसकी सबसे बड़ी वजह बताऊं, डॉक्टर ने कहा था इनको दिल का दौरा पड़ गया है। इतना दुख दिया है जिसके लिए उन्होंने जीवन भर इतनी तपस्या की, आज वो उनको दुख देख के चला गया। उसको मैंने खबर भी भिजवाई थी कि तेरी माँ का देहांत हो गया। उसका अंतिम इच्छा थी अपने बेटे को देखने की, पर वहाँ से फ़ोन आता है कि नहीं, अभी हमारी छुट्टियाँ हैं, हम घूम फिर के ही आएंगे। तो आप ही बताओ किस भरोसे मैं उसके नाम अपनी सारी संपत्ति कर दूं? जो बेटा अपने माँ बाप का ना हुआ वो क्या किसी का होगा? कल के दिन उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी बच्चे उसकी तरह इसी तरह बिहेव करेंगे। ये तो आपने सही बोला, आजकल का समय ही ऐसा हो गया है। माँ बाप बच्चों की तो करते हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप को कोई भी ध्यान नहीं देते। कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल तो रखें, उनसे दो घूट बातें तो करें। माँ बाप और क्या चाहते हैं बच्चों से? जी वकील साहब, हम तो बहुत पुराने ख्यालात के माँ बाप थे, पर फिर भी हमारी बहू आई। पहले हमने कहा भी था कि इस तरह का संस्कृति हाव भाव हमारे घर में नहीं चलता, रीति रिवाज, पर बहू और बेटे ने कहा कि नहीं, हम तो अपनी मनमानी करेंगे। तो हमने फिर भी वो दिल पे पत्थर रखे वो सब सह लिया। कोई बात नहीं, अगर तुम इसमें खुश हो तो हम भी खुश, पर क्या फ़ायदा? वकील साहब आप ही बताइए, मेरा तो घर लुट गया ना, बर्बाद हो गया। मैं जब से मेरी पत्नी ललिता गई है, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। मैं घर का रह गया ना घाट का। आज की डेट में मैं अगर सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर भी दूँ तो क्या भरोसा, कल के दिन वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर ना निकाल दें। इसलिए मैं कहता हूँ वकील साहब, अपनी जीते जी मैं एक पुण्य तो करके जाऊँ, सारी संपत्ति मैं किसी गरीब खाने में दे दूँ, तो इससे अच्छा काम मेरे लिए और क्या हो सकता है? मैं तो अपने दिन किसी आश्रम में काट सकता हूँ। ठीक है लाला जी, मैं अभी इसे किसी ट्रस्ट के नाम पे कर देता हूँ। आप सही कह रहे हैं, आजकल के बच्चे हमें हल्के में ले लेते हैं कि माँ बाप का क्या है। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि हमें पैदा करना, तो हमारा पालन पोषण करना, परंतु वे अपने फ़र्ज़ का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें भी माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जिन्होंने इतने समय से जन्म से लेकर हमें पाला है, पोसा है, हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं। कोई बात नहीं लाला जी, आप चिंता ना करें, मैं सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम कर देता हूँ। और मुझे एक आश्रम पता है जहाँ पे बूढ़े लोगों का बहुत ध्यान रखा जाता है। वो एक वृद्धाश्रम है, आप वहाँ चले जाइए। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप परिवार से अलग हैं। आप वहाँ पे आपकी उम्र के ही बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर आप घर से ज़्यादा सेफ रहेंगे। आप कौन है और हमारे घर पर इस तरह से कब्जा क्यों किया हुआ है? हम सरकारी कर्मचारी हैं और ये अब एक ट्रस्ट बन चुका है। ट्रस्ट? क्या बोल रहे हो? ये तो मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? मैं पुलिस को बुला दूंगा। आपके पिताजी ने अपनी इच्छा के अनुसार ये घर एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है। अब हम इस ट्रस्ट के मालिक हैं। आपको पुलिस से कंप्लेन करनी है तो जाइए, कीजिए। आप मुझे इस घर के पेपर दिखाइए। ये देख लीजिए, आपके पिताजी के साइन है। आपके पिताजी ने अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ अपनी संपत्ति को हमें सौंप दिया है। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने पिताजी से बात करना चाहता हूँ। आप उनसे कोई बात नहीं कर सकते, वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनका दिल बहुत दुखी हो चुका था, उनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और आपसे उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। आपने भी तो उनके साथ बहुत बुरा किया। हाँ, देखो क्या दिन आ गए हैं। बेटा और बहू संपत्ति के लिए तो रो रहे हैं, लेकिन जब माँ की मरने की खबर सुनी तो मजे ले रहे थे छुट्टियों के। क्या वाह 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 वाह, क्या कलयुग है, क्या कलयुग है, क्या कलयुग की संतान है आजकल। मैं चाह रही हूँ तुम्हें छोड़ के। बाय, अब मेरा पीछे मत करना। बाय।